फिल्म की शुरुआत एक तबाह हुई दुनिया के साथ होती है, जहां संसाधन खत्म होने के साथ साथ तापमान भी इतना बढ़ चुका था कि अंटार्कटिका की बर्फ तक पिघलने लगी। इस बर्फ में सदियों से जमे वायरस ने दी दुनिया में महामारी फैला दी, जिससे बचे खुचे इंसान भी तेजी से मारे जाने लगे। सरकारें और अमीर लोग इस संकट से बचने के लिए धरती छोड़कर दूसरे ग्रहों पर जाने की योजना बनाने लगे, लेकिन उनकी योजना अधूरी थी। उन्हें ना तो यह पता था कि वे वहां पहुंचेंगे कैसे और ना ही यह कि वहां सरवाइव कैसे करेंगे। नतीजा यह हुआ कि कई रॉकेट्स स्पेस में पहुंचते ही नष्ट हो गए और जो लोग बचे वे भी भूख प्यास या आपसी संघर्ष में मरने लगे। अब इस दुनिया में बची हुई अकेली इंसान ईवा थी, जो पहाड़ों के ऊपर बने एक मिलिट्री बेस में अपने पिता के बनाए एक रोबोट के साथ रहती थी। यह रोबोट ईवा की सुरक्षा करता था ताकि कोई बाहरी खतरा उसे नुकसान न पहुंचा सके या उसकी जरूरत की चीजें चुरा न ले। जब भी ईवा जरूरी सामान लेने नीचे जाने लगती, रोबोट उसे कुछ निर्देश देता, जैसे कि नीचे का पानी न पीना और अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई साथ लेकर जाना। नीचे की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ईवा एक सुपर स्टोर खोजती है और वहां से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करती है। इसी दौरान उसे लैवेंडर के कुछ बीज मिलते हैं। वह जानती थी कि इस माहौल में उन्हें उगाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें भी अपने साथ ले आई। ईवा को अब भी विश्वास था कि कोई और सर्वाइवर कहीं बचा होगा, इसलिए उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उसके पास आ सके। घर लौटने पर रोबोट उसका इंतजार कर रहा था। हर बार जब भी ईवा घर में दाखिल होती, उसे रोबोट को पासवर्ड देना पड़ता, चाहे वह कितनी भी बार अंदर बाहर क्यों न गई हो। एक बार तंग आकर ईवा ने गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया, जिससे रोबोट ने तुरंत उस पर गन तान दी। घबराकर ईवा ने सही पासवर्ड डाल दिया और घर के अंदर चली गई। घर पहुंचकर वह सबसे पहले शॉवर लेती है ताकि नीचे से आए किसी भी वायरस का खतरा खत्म हो जाए। इसके बाद वह अपने कामों में लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना रखा था, जहां वह अपनी जरूरत का खाना उगाती थी। उसकी जिंदगी अब बस एक ही चीज पर टिकी थी, अपना खाना उगाना, अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करना और अपनी एनर्जी खुद बनाना। इन दिनों वह अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल कर रही थी ताकि ऊर्जा की कोई कमी न रहे। अकेले ही वह सब कुछ संभाल रही थी, जबकि रोबोट घर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए गश्त करता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा मजाक में रोबोट से छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन यह एक एआई है, मां के लोग नहीं समझते। खैर, अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। रोबोट तुरंत उसे शादी की डेफिनेशन समझाने लगता है और कहता है कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी संभव नहीं। ईवा उससे पूछती है, फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? बातों बातों में हमें पता चलता है कि उसके डैड ने ये बेस बनाने के बाद उसे यहीं छोड़ा और अपने बटालियन के पास चले गए, ये कहकर कि वो कुछ दिनों में लौट आएंगे। लेकिन सालों बीत गए और वो कभी वापस नहीं आए। रोबोट भी धीरे धीरे ईवा की भावनाओं को समझने लगा था। अब उसने ईवा से कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक ही काम कर सकता हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ईवा हंसते हुए जवाब देती हैं, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। अब ईवा उससे रोबोट के नियम पूछती है। रोबोट बताता है, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें इंसानों के दिए हर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। हमें खुद को सक्रिय रखना होता है जब तक कि इससे किसी इंसान को नुकसान न पहुंचे या हम इंसानों के ऑर्डर न तोड़ रहे हों। ईवा उसे याद दिलाती है, तुम्हें एक और काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। लेकिन रोबोट इनकार कर देता है, नहीं, मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी रोबोट हूं, मुझे चीजें इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया। मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना और अनजान लोगों को यहां तक आने से रोकना है। मेरे लिए अनजान वही है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा उसे जवाब देती है, यह गलत है। अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। याद है जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पर थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था? वो गर्मी से मर रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें पासवर्ड नहीं पता था। तुमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तुम लोगों की वजह से यहां सबसे ज्यादा इंसान मारे गए। बाद में तुम सबको रिप्रोग्राम किया गया, लेकिन अगर मेरे बस में होता
तो मैं तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर चुके हो। अब भी ईवा इस रोबोट के साथ खुद को सहज महसूस नहीं कर पाती थी। उसे डर लगता था, लेकिन वो उसे बंद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये काम सिर्फ उसके डैड को आता था। क्रिसमस नजदीक आ रहा था। ईवा ने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? रोबोट ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। ईवा को फिर से अपनी उदास सच्चाई याद आ गई। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रोबोट के साथ बिता रही थी। तंग आकर उसने कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। शाम को बहुत सोचने के बाद रोबोट ईवा के पास आया और बोला, अगर तुम सच में मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। ईवा ने हैरानी से आर्थर की तरफ देखा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक आई गिफ्ट करूं जिससे तुम सब कुछ देख सको? आर्थर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। अगली सुबह ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी, क्योंकि इस दुनिया में असली ट्रीज अब बचे नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले आर्थर ने उसे वही पुरानी इंस्ट्रक्शंस दी, ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अब अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे घर के अंदर जाना था। रोज की तरह रोबोट ने उससे पासवर्ड मांगा। ईवा ने पासवर्ड बता भी दिया, लेकिन इस बार रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी। ईवा चौंक गई, क्योंकि उसने जो पासवर्ड बताया था वह गलत था। दरअसल इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में ईवा के डैड ने ही सेट किए थे और डायरी में लिख दिए थे, लेकिन अब वह डायरी घर के अंदर थी और घर के अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था, जो ईवा को नहीं पता था। ईवा ने रोबोट से मिन्नतें की, समझाने की कोशिश की, देखो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली इंसान बची हूं और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहां लाया गया था। बस 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दो, मैं जर्नल लेकर आऊंगी और तुम्हें सही पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट के प्रोग्राम में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ईवा को बहुत प्यास लग रही थी। उसने जितने पासवर्ड याद थे सब रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सब गलत निकले। अब ईवा ने एक और तरीका आजमाने की सोची। वह रोबोट के पास आई और कहा, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने तुरंत जवाब दिया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें कुल्हाड़ी किस लिए चाहिए? यानी रोबोट के मेमोरी सिस्टम में सब कुछ स्टोर था, लेकिन पासवर्ड उसके लिए अजनबी था, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग के अनुसार बदलता रहता था। ईवा ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आना। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड नहीं बताया तो तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन रोबोट टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना। मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूं जो मेरे लिए अनजान है। वो हर शख्स मेरे लिए अनजान है, और जिसको पासवर्ड नहीं आता वो तो बिल्कुल ही अनजान है। रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना ही छोड़ दिया। रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि किसी तरह रात में अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नाम का वो रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह होते होते ईवा का भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। किसी भी तरह उसे अंदर जाना था। तभी उसे एक नया आइडिया आया। उसने अपने कपड़े उल्टे पहने, चेहरा थोड़ा बिगाड़ा और रोबोट के पास जाकर कहा, मैं एक रिफ्यूजी हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने रोबोट को समझाया कि उसके लॉस के मुताबिक उसे एक रिफ्यूजी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिफ्यूजी अगर अपने मुल्क में खतरे में हो तो उसे दूसरी जगह शरण मिलनी चाहिए। रोबोट ने पूछा, तुम किस तरह की रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजी को आमतौर पर दूसरे मुल्क में आने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, यानी कि वह ऐसे मुल्क से आई थी जहां जंग चल रही थी। रोबोट ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पीछे घूम कर आना होगा। असल में रोबोट
उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मानते हुए पीछे गई, लेकिन जब वापस आई तो उसने गलती कर दी। इस बार उसका हुलिया दोबारा ईवा जैसा था। रोबोट ने स्कैन किया और कहा, तुम रिफ्यूजी नहीं लगती। फिर उसने दोबारा उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इस बार ईवा अपने असली हुलिये में रोबोट के सामने आई। रोबोट ने उसे देखते ही कहा, कुछ देर पहले यहां एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को लगा कि अब शायद रोबोट को कुछ बातें याद आ रही हैं। उसने विनती की, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। लेकिन रोबोट ने फिर वही सवाल किया, पासवर्ड क्या है? थक हार कर ईवा वहां से जाने लगी। जाने से पहले उसने बस इतना कहा, अगर अगली बार कोई रिफ्यूजी आए तो कम से कम उसे पानी जरूर दे देना। अब पानी ईवा को चाहिए था। वो दोबारा एक रिफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के पास गई और बोली, मुझे पानी चाहिए। लेकिन रोबोट इस बार और सख्त हो गया। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कहा, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। ईवा चिढ़कर बोली, मैं एक रिफ्यूजी हूं, जंग से भाग कर आई हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे? रोबोट बोला, फिर तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि तुम हमारे मुल्क में क्यों आई हो। ईवा ने झूठी कहानी बना दी, जंग में मेरे सारे पेरेंट्स मारे गए, अब मैं अकेली हूं, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं यहां आ गई। थक कर उसने फिर पानी मांगा, लेकिन रोबोट ने जवाब दिया, मैं रिफ्यूजी को तभी पानी दूंगा जब मैं पहले ईवा को पानी दूंगा, और ईवा को मैं पानी तभी दूंगा जब वह मुझे अपना पासवर्ड बताएगी। पासवर्ड तो याद ही नहीं था ईवा को। एक और रात ईवा को खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। भूख और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा था। सुबह होते ही उसने रोबोट के सामने हाथ जोड़ दिए, प्लीज बस एक घूंट पानी दे दो, या बस 1 सेकंड के लिए अंदर आने दो। रोबोट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शायद करता अगर तुम आखिरी इंसान होती, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रिफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी। उनकी मौजूदगी ने तुम्हारी अहमियत कम कर दी है। ईवा के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो इस रोबोट से और बहस कर सके। तभी रोबोट ने बेरुखी से कहा, पास ही एक पावर प्लांट है, वहां हो सकता है इंसान मौजूद हो, क्योंकि उसकी एक्टिविटी से हमें अक्सर संकेत मिलते हैं। शायद तुम्हें वहां खाना और पानी मिल जाए। ईवा ने बिना कुछ सोचे उस जगह जाने का फैसला कर लिया। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। पावर प्लांट अंदर से अंधेरा और ठंडा था। नीचे उतरने में उसे काफी समय लग गया, लेकिन सौभाग्य से उसे कुछ पानी की बोतलें, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक कुल्हाड़ी मिल गई। दरवाजा तोड़कर जब वो भीतर गई तो दिल धक से रह गया। वहां मौजूद सारी पानी की बोतलें खाली पड़ी थीं, और बुरा यह हुआ कि प्लांट से निकल रही रेडिएशन उसकी बॉडी पर असर डालने लगी थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। बची खुची ताकत समेटकर वह किसी तरह अपने कैंप की ओर लौटने लगी। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, इस रोबोट को खत्म करना। गाड़ी में बैठकर उसने पूरी रफ्तार से रोबोट पर हमला कर दिया, मगर नतीजा उल्टा निकला। रोबोट तो जरा भी नहीं हिला, लेकिन गाड़ी जलकर खाक हो गई। सुबह होते होते ईवा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास बस कुछ ही सांसें बची थीं। मरने से पहले उसने अपने पास रखे लेमनट के बीज जमीन में गाड़ दिए, इस उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। तभी रोबोट उसके पास आया और बोला, रात में किसी अज्ञात ने मुझ पर हमला किया था। ईवा उसकी बात सुनने की हालत में नहीं थी, वो बस उससे पानी मांग रही थी। मगर रोबोट ने ठंडी आवाज में कहा, मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं, मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। डिहाइड्रेशन की वजह से ईवा अब होश खोने लगी थी। उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही थीं, एक खूबसूरत दुनिया जहां वो खुशी से जी रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन जब उसकी धुंधली नजर साफ हुई तो उसने देखा वहां कोई इंसान नहीं था, बस वो रोबोट खड़ा था जो अब उससे उसका पासवर्ड मांग रहा था। ईवा के अंदर अब बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। रोबोट ने एक आखिरी बात कही, अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और बस
अपनी आखिरी ख्वाहिश बताती है, मेरे लैवेंडर के बीजों को पानी दे देना। यह कहकर उसकी सांसें थम जाती हैं। रोबोट उसके शब्दों को रिकॉर्ड करता है और अपना नया पासवर्ड लैवेंडर सेट कर देता है। आखिर इंसान की मौत के बावजूद रोबोट पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोग्राम की तरह था, बिना किसी भावना के। यही इस कहानी का सार है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोच तो सकता है, लेकिन उनकी तरह महसूस नहीं कर सकता। और इसी एहसास के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।